अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम टेस्ट नंबर 2 की डिस्कशन करेंगे जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस हैव सेम पैरामैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, पैरामैग्नेटिक मोमेंट जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। तो जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, ठीक है, तो उसका पैरामैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा, सेम होगा। सबसे पहले है कॉपर। ठीक है, कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 4s1 3d10। तो जब क्या होगा कि यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, कॉपर आयन बनेगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 3d9। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। सिमिलरली हमारे पास जो टाइटेनियम है, टाइटेनियम, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 4s2 3d2। ठीक है, अब क्या है कि टाइटेनियम जब तीन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इस पे +3 चार्ज आएगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या रह जाएगी, वो रह जाएगी 3d1। ठीक है, 3d1। अब यहाँ भी क्या है, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो कॉपर 2+ और टाइटेनियम 3+, इन दोनों में क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा, वो सी ऑप्शन होगा। ठीक है, ऐसे आइंस कि जिनमें क्या हो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम हो, तो उनका पैरामैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होता है, सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रेडियल नोड्स प्रेजेंट इन 3s एंड 2p ऑर्बिटल्स आर रिस्पेक्टिवली। अब हमारे पास जो है नोड्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एंगुलर नोड्स, इन्हें प्लेनर नोड्स भी कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा होता है रेडियल नोड्स, इन्हें क्या कहा जाता है, स्फेरिकल नोड्स। नोड वो रीजन होता है जहां पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो ये जरा देखिएगा, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है रेडियल नोड फाइंड करने का n-1 - l। ठीक है, अब यहाँ पे 3s है, तो 3s के लिए n की वैल्यू 3 होगी, -1, और s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसलिए हमारे पास इसका क्या आंसर आएगा, 2। ठीक है, जबकि दूसरा जो है, दूसरा हमारे पास है 2p। अब 2p के लिए n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू क्या है, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, यहाँ आएगा 0। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या है, वो है बी ऑप्शन। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो एंगुलर नोड्स होते हैं, एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला होता है l, जबकि टोटल नोड्स का फॉर्मूला क्या होगा, n-1। ठीक है, तो ये तीनों जो है इनके फॉर्मूलाज याद रखने हैं, डिफरेंट क्वेश्चन इसके रिलेटेड आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच इलेक्ट्रॉनिक लेवल वुड अलाउ द हाइड्रोजन एटम टू एब्जॉर्ब अ फोटोन बट नॉट बी अमिट अ फोटोन। यानी हाइड्रोजन एटम के किस लेवल पे वो फोटोन एब्जॉर्ब तो कर सकता है लेकिन अमिट नहीं कर सकता। अब याद रखिएगा, हमेशा क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फोटोन को एब्जॉर्ब करके, एनर्जी एब्जॉर्ब करके हमेशा लोअर लेवल से हायर लेवल में जाते हैं। एक्साइटेशन में हमेशा क्या होता है, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होती है। जबकि एमिशन के दौरान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का कौन सा इलेक्ट्रॉनिक लेवल है जहां पे वो एब्जॉर्ब तो कर सकता है लेकिन अमिट नहीं कर सकता, तो वो होगा ग्राउंड लेवल। ठीक है, तो 1s जो है, 1s ये लोएस्ट एनर्जी लेवल है हाइड्रोजन के लिए। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से वो एब्जॉर्ब करके किसी भी हायर एनर्जी लेवल पे जा सकता है, लेकिन यहाँ से वो क्या करेगा, अमिशन नहीं होगी, क्योंकि ये इसका क्या है, लोएस्ट लेवल है। सो इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो है 1s। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज एक्स रेज। ठीक है, एक्स रेज जो हैं ये डिफ्लेक्ट नहीं करती, डिफ्लेक्ट नहीं होती बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। बेसिकली एक्स रेज जो हैं क्या है, एक्स रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट आर चार्ज लेस एंड मैस लेस। सो इस वजह से ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो नहीं करती। ठीक है, तो इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन। इसके अलावा जिंक सल्फाइड, इट काजेज जिंक सल्फाइड टू फ्लोरेसेंस, ये भी ट्रू है। रेडिएशन कैन आयोनाइज गैसेस, तो एक्स रेज जो हैं ये गैसेस को आयोनाइज कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं।
और इनकी वेवलेंथ जो है वो अल्ट्रा वायलेट की निस्बत क्या होती है, शॉर्टर होती है, और एनर्जी क्या होती है, ग्रेटर। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द एनर्जीज E1 एंड E2 ऑफ टू रेडिएशन 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और दूसरी है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमने रिलेशनशिप बताना है लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के दरमियान। अब यहां जरा देखिएगा, हमारे पास फॉर्मूला होता है एनर्जी का, वो क्या होता है, एच सी ओवर लैम्डा। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास क्योंकि दो एनर्जीज हैं तो हम इसको कह लेते हैं E1 और E1 होगी लैम्डा 1 पे। इसी तरह दूसरे के लिए हम लिखेंगे E2 इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा 2। अब हमने क्या करना है, हमने क्योंकि एनर्जीज हमें गिवन है, एनर्जीज कितनी है, E1 जो है वो कितनी है, वो है 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 कितनी है, E2 हमारे पास है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं। ठीक है, इधर आएगा 25 ओवर 50, जबकि दूसरी तरफ क्या आएगा, दूसरी तरफ हमारे पास आएगा एच सी ओवर लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय एच सी ओवर लैम्डा 2। अब हम डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, जरा देखिएगा, ये चेंज हो जाएंगे दोनों, यहाँ पे आएगा लैम्डा 2। अब एच सी जब कैंसिल होंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, जरा देखिएगा, हमारे पास लैम्डा 2 जो है वो ऊपर रह जाएगा और लैम्डा 1 जो है वो नीचे रह जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, इनको 25 1 और 25 2 50। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिलेशन जो बनेगा वो क्या होगा, वो होगा लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा 2। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पी इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज। ठीक है, अब याद रखिएगा कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है उसके लिए फॉर्मूला क्या है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है L प्लस 1 होल अंडर रूट इंटू एच ओवर 2 पाई। अब जरा देखिएगा, P इलेक्ट्रॉन है तो P के लिए हमारे पास L की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसका मतलब है यहाँ पे L की जगह पे हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 अंडर रूट। अब नीचे हमारे पास 2 है, ऊपर 2 अंडर रूट है, तो जब कैंसिल होगा तो क्या रह जाएगा, नीचे रह जाएगा 2 अंडर रूट पाई। तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए ऑप्शन, यानी h ओवर अंडर रूट 2 पाई। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, क्वांटम नंबर विच इज नॉट ड्राइव फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बेस पे जो हमारे पास सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, क्वांटम नंबर्स, ठीक है, उनमें स्पिन क्वांटम नंबर ऐसा क्वांटम नंबर है जो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से नहीं आया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्पिन क्वांटम नंबर। अब यहाँ पे जरा देखिएगा कि श्रोडिंगर इक्वेशन जो है फॉर सिस्टम्स लाइक एटम्स और मॉलिक्यूल्स, कुछ को लिखा जाता है H psi E इज इक्वल टू E। अब ये देखिएगा कि ये इक्वेशन जो है ये कहलाती है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, इसमें H जो है ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, इसे एनर्जी ऑपरेटर कहते हैं। E जो है ये एजन वैल्यू है। साई जो है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है वेव फंक्शंस। और इस वेव फंक्शंस की के डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं जो कि एनर्जी को, रेडियस को और एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस वेव फंक्शन की बेस पे जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंड की गई है, ठीक है, उससे हमें पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए मल्टीपल ऑर्बिटल्स होते हैं विच डेफिनेट एनर्जी एंड ओरिएंटेशन इन स्पेस। तो यहाँ जरा देखिएगा, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ नंबर्स जिन्हें क्या कहा जाता है, क्वांटम नंबर्स कहा जाता है। दीज नंबर्स डिस्क्राइब एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ओरिएंटेशन ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, और साथ ही साथ हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल्स की इंफॉर्मेशन भी मिलती है। ठीक है, अब ये बेसिकली क्वांटम नंबर्स के हैं, ये वो सॉल्यूशंस हैं जो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से फाइंड किए गए। अब यहाँ जरा देखिएगा कि जो क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, ये सभी जो हैं ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ड्राइव किए गए हैं। जबकि स्पिन क्वांटम नंबर जो है
वो इलेक्ट्रॉन की स्पिन से रिलेटेड है। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ड्राइव नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एन आइसोडाइफस। ठीक है, सबसे पहले तो देखें कि आइसोडाइफस स्पीशीज होती क्या है। ऐसी स्पीशीज के जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इनका डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, इनका क्या डिफरेंस सेम होता है। तो आइसोडाइफर्स आर स्पीशीज विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इनका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा, इनका मास नंबर भी डिफरेंट होगा, लेकिन इनमें क्या होगा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एक्सेस। जब हम डिफरेंस फाइंड करेंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, तो हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो सेम आएंगी। अब जनाब यहाँ पे देखिएगा तो इसका सिंपल मेथड क्या है, हमने सब के लिए ये फाइंड करना है n माइनस पी। तो जिसके लिए n माइनस पी की वैल्यू सेम होगी, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो आइसोडाइफर कहलाएगा। अब n की वैल्यू कहाँ से आती है, 14 जो है ये मैथ नंबर है, जबकि 6 जो एटॉमिक नंबर है। तो इसका आप डिफरेंस फाइंड करते रहें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है। इसमें ज़रा देखिएगा, इसमें 19 माइनस 9, इसका मतलब है इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 10 है। तो प्रोटॉन कितने हैं, एटॉमिक नंबर ही तो प्रोटॉन होते हैं, तो 9, तो इसका मतलब है डिफरेंस कितना है, 1। इसी तरह कार्बन जो है 13 माइनस सिक्स कितना आ रहा है, 7 नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, और कार्बन के प्रोटॉन कितने हैं, 6 हैं। तो यहाँ भी क्या है, नंबर ऑफ़ डिफरेंस इन द नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन कितना है, 1। तो इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो डी ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज़ द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ ज़रा देखिएगा, ये जो फेरस आयन है, फेरस आयन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 3d6। 3d6। अब इसमें क्या होता है, इसमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डी में एक जो ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पेड होंगे, बाकी 4 जो हैं वो अनपेड होंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है Mn2+। अब Mn2+ की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या है, वो 3d5। इसमें 5 के 5 ही क्या हैं, अनपेड हैं, तो इसमें 5 अनपेड हो गए। उसके बाद नेक्स्ट है वो क्या है, Cr3+। अब Cr3+ में क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 3d4, तो इसमें 4 अनपेड होंगे। और इसी तरह लास्ट वाला जो है वो क्या है, वेनेडियम 3+, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 3d2, तो इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन्स किस में थे, वो तो थे मैंगनीज में, कितने थे, 5। तो इसका मतलब इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा, हाईएस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोहर मैग्नेटॉन इज कैलकुलेटेड बाय। अब बोहर मैग्नेटॉन बेसिकली क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट है। ठीक है, क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है EH/2m। ठीक है, अब h बार क्या है, ये रिड्यूस्ड प्लांक कांस्टेंट है। इसे क्या कहा जाता है, रिड्यूस्ड प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ जरा देखिएगा, रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट जो है, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है h/2 के। तो इसका मतलब है जब हम यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, ज़रा देखिएगा, यहाँ पे आ जाएगा h/2। तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, नीचे आ जाएगा 4πme, और ऊपर क्या रह जाएगा, EH। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन, EH/4πm। क्वेश्चन नंबर 11 है, एटम्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड। यानी एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, मास नंबर भी डिफरेंट है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। ठीक है, तो ऐसे एटम्स को कहा जाता है आइसोटोन्स। क्या कहा जाता है, आइसोटोन्स। इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो बी है। अब इसमें ज़रा देखिएगा, आइसोटॉप्स कौन से होते हैं, कि जिनमें एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है, आइसोटोन्स के हैं कि जिनका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, मास नंबर भी डिफरेंट है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। आइसोबार्स क्या होते हैं, ऐसे एटम्स जिनका मास नंबर सेम होगा। ठीक है, और आइसोडाइफर्स क्या होते हैं,
कि जिनमें डिफरेंस जो है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स वो क्या हो, सेम हो। अब ये सभी स्पीशीज़ जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसके रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो इनको मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप लेक्चर नंबर 2 जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला उसे ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी नोडल प्लेन्स आर देयर इन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3। अब इसका ज़रा सोल्यूशन देखिएगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, ठीक है, यानी कि थर्ड शेल, और इसके लिए हमने नोडल प्लेन फाइंड करने। अब n3 के लिए हमारे पास l की वैल्यूज़ क्या होंगी, वो होती हैं 0 फॉर s, 1 फॉर p एंड 2 फॉर d। ठीक हो गया। अब ये ज़रा देखिएगा 3s जो है 3s, तो इट हैज़ नो नोडल प्लेन, इसमें कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता। 3p कितने हैं, 3p के 3 ऑर्बिटल होते हैं और हर का एक नोडल प्लेन है, तो टोटल नोडल प्लेन कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 3। ठीक है। उसके बाद है 3d। 3d में जो 3d जेड स्क्वायर है इसके पास भी कोई नोडल प्लेन नहीं होता, बाकी सबके पास 2 नोडल प्लेन होते हैं, तो इसका मतलब है d वालों के पास कितने नोडल प्लेन हो जाएंगे, 8। अब ज़रा प्लस करें, s का 0, p के 3 और d के कितने थे, 8, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 11। सो 11 नोडल प्लेन्स होंगे फॉर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, यानी ऑर्बिटल्स जो हैं वो स्पेस में किस एक्सिस के अलोंग ओरिएंट होंगे, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग सेट विच वन डज नॉट कंटेन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है। अब सबसे पहली बात कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज किसे कहते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वो होती हैं कि जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके लिए क्या करना होगा, बारी बारी हमें सब के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को सम करना होगा, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज है तो जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ऐड करना होगा उसमें, ठीक है। तो इन चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन, ठीक है। इसमें ज़रा देखिएगा, इसमें SO3 2 नेगेटिव, सल्फर के पास कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 16, ऑक्सीजन के पास 8, कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, और चार्ज कितना है, 2 नेगेटिव है, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और हैं, तो इन सब को सम करें तो कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 42, ठीक है, 42। इसी तरह आप बाकियों के भी कैलकुलेट करें। CO3 नेगेटिव, अब कार्बन के होते हैं कितने, होते हैं 12, ऑक्सीजन के कितने होते हैं 8, कितने ऑक्सीजन है 3 है, तो 8 3 कितने हो जाएंगे 24, और साथ में 2 नेगेटिव चार्ज है। अब 2 नेगेटिव चार्ज है तो इसको भी जमा कर दें, तो इन सब को प्लस करने से हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, हमारे पास आंसर आ रहा है 38, ठीक है। तो यहाँ ज़रा देखेंगे इन दोनों में SO3 2 नेगेटिव में 42 इलेक्ट्रॉन थे और CO3 2 नेगेटिव में 38 है, और क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ नहीं है, तो इसका मतलब है थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉपर आयन। कॉपर आयन का मैग्नेटिक मोमेंट हमने फाइंड करना है, तो मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करने के लिए हमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का पता होना ज़रूरी है, ठीक है। अब ये जो कॉपर आयन है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 3d9, ठीक है, 3d9। तो इसका मतलब है इसमें जस्ट एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बाकी डी वाले सारे क्या हैं, पेयर्ड हैं, ठीक है। अब फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है हमारे पास n × n+2 होल अंडर रूट, ये मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करने का फार्मूला है। अब n की वैल्यू कितनी है, n नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, एक ही थे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.73 बोहर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होगी, जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, ठीक है। तो रेडियो वेव्स जो है इसकी, रेडियो वेव्स जो हैं इनकी जो वेवलेंथ रेंज होती है वो 1 मिलीमीटर से ओवर 100 किलोमीटर तक होती है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्लासिकल मैकेनिक्स मॉडल ऑफ द एटम फेल्स टू एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना। अब क्लासिकल मैकेनिकल मॉडल जो है इसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चार स्पीशीज़ हैं, ठीक है। और चार स्पीशीज़ जो हैं वो क्या करेंगी, वो कॉन्टीन्यूसली एनर्जी एमिट करेंगी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स जो है इट इट वाज फेल टू एक्सप्लेन द एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अब एलिमेंट्स के जो स्पेक्ट्रा आते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, विच वाज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब फ्रीक्वेंसी गिवन है 2 × 10⁻6 हर्ट्ज। हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है, वो भी फाइंड करनी है मीटर्स में, ठीक है। अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है, हमारे पास फार्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ पे वेलोसिटी हम कौन सी लेते हैं, वेलोसिटी हम लेते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट किया जाता है, फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट किया जाता है, ठीक। तो यहाँ से ज़रा देखिएगा हमारे पास ये रिलेशन क्या बनेगा, हमारे पास रिलेशन बनेगा न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। अब सी क्या है, वो तो स्पीड ऑफ लाइट है, तो उसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे, उसकी वैल्यू आप पुट करोगे 3 × 10⁻8। और लैम्डा क्या होगा, लैम्डा की वैल्यू होगी 2 × 10⁻6। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1.5 10⁻²। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स व्हाट शुड हैपन टू एन इलेक्ट्रॉन एज इट ऑर्बिट्स द न्यूक्लियस, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द क्या करता है, ऑर्बिट करता है, तो उसके साथ क्या होता है, ठीक है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो है ये चार्ज पार्टिकल्स हैं, और चार्ज पार्टिकल्स ड्यूरिंग मोशन क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज़ करते हैं, ठीक है। और एनर्जी रिलीज़ करते हुए ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये स्पायरल के थ्रू न्यूक्लियस के क्लोज होगा, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, वो है इट शुड लॉस एनर्जी एंड स्पायरल इनटू द न्यूक्लियस, ठीक है। ये आप यहाँ पे डायग्राम भी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करता हुआ न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, हु फॉर्मुलेटेड द लॉज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज जो हैं वो सर आइजैक न्यूटन जो है इसने फॉर्मुलेट किए थे, और इसको न्यूटोनियन फिजिक्स भी कहा जाता है, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स इज नॉट आइसोबैरिक विद रिस्पेक्ट टू द अदर्स। अब आइसोबैरिक सब्सटेंसेस वो होते हैं कि जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है लेकिन मैस नंबर सेम होता है, मैस नंबर क्या होगा, सेम होगा। अब इसमें जो आर्गॉन है और पोटाशियम और कैल्शियम, इन सब का जो मैस नंबर है वो होता है 40, जबकि फॉस्फोरस जो है इसका मैस नंबर जो है इन तीनों से डिफरेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये आइसोबैरिक नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एलिमेंट्स रिप्रेजेंट्स मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट्स। अब मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं कि जिनका जस्ट एक आइसोटॉप ही स्टेबल होता है, ठीक है, विच हैव ओनली वन स्टेबल आइसोटॉप। तो इसमें ज़रा देखिएगा, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, फ्लोरीन, आयोडीन, गोल्ड और आर्सेनिक, ठीक है, दे हैव ओनली सिंगल स्टेबल आइसोटॉप। 26 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका जस्ट एक ही स्टेबल आइसोटॉप है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, द वेव मैकेनिकल मॉडल डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वेव मैकेनिकल मॉडल जिसे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी कहते हैं, इसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, बिहेव्स एज वेव विद डेफिनेट फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ठीक है। अब वेव मैकेनिकल मॉडल जो है ये डुअल नेचर ऑफ मैटर को डिस्क्राइब करता है। इसके मुताबिक जो पार्टिकल्स हैं वो वेव करैक्टर भी रखती हैं, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है बिहेव एज वेव विद डेफिनेट फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, द वेव फंक्शन इज द वेव मैकेनिकल मॉडल इन द वेव मैकेनिकल मॉडल गिव्स अस इंफॉर्मेशन। अब वेव फंक्शन जो है ये क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन बोथ द पोजीशन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन।
अब पहले भी हमने डिस्कस किया है कि साई जो है ये क्या है, वेव फंक्शन है जो कि एक मैकेनिकल फंक्शन है, ठीक है। एंड इट रिलेट्स टू द लोकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट अ गिवन पॉइंट इन स्पेस, ठीक है। यानी किस स्पेस में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन की जो लोकेशन होगी उसको हम फाइंड करेंगे इस फंक्शन से। और कैसे फाइंड करेंगे, टू द एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स वेव, ठीक है, विद कॉरिस्पॉन्डिंग टू इट्स एनर्जी। तो इसका मतलब है वेव फंक्शन जो है ये क्या बताता है, ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में, एम्पलीट्यूड के बारे में और एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और हर जो वेव फंक्शन होगा वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर एनर्जी से एसोसिएट होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, एन आइसोटोन ऑफ जर्मेनियम। अब आइसोटोन क्या होता है, आइसोटोन ऐसी स्पीशीज होती हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हों, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये ज़रा देखिएगा 76 माइनस 32, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 44। अब इसी तरह बाकी चारों में से आप फाइंड कर लें कि जिसका आंसर 44 आता है तो वो क्या होगा, वो आइसोटोन होगा ऑफ जर्मेनियम 32। तो यहाँ ज़रा देखिएगा, इसमें जो है, इसमें आर्सेनिक जो है उसका एटॉमिक मास नंबर क्या है 77, इसमें से 33 माइनस कर दें तो आंसर क्या आएगा 44। तो इसलिए करेक्ट आंसर जो है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, कैलकुलेट द एनर्जी इन जाउल कोरिस्पॉन्डिंग टू लाइट ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ कितनी है, 45 नैनोमीटर है। और फाइंड क्या करना है, एनर्जी फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमारे पास जो है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है वो हम अप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है। E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। अब यहाँ ज़रा देखिए कि h जो है ये प्लांक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होती है 6.626 10⁻34। c क्या है, ये स्पीड ऑफ लाइट है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ और लैम्डा जो है गिवन है 45 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर को आप 10⁻⁹ लिखेंगे, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 4.42 10⁻18 जाउल। क्वेश्चन नंबर 27 देखें, 100 वॉट बल्ब एमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ कितनी है उसकी 400 नैनोमीटर। वो कह रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकंड। एक सेकंड में कितने फोटोन्स एमिट हो रहे हैं ये हमने कैलकुलेट करना है। तो इसमें ज़रा देखिएगा, इसमें जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो क्या होगा, E इज इक्वल टू एन एच सी ओवर लैम्डा। अब इसमें हमारे पास एनर्जी जो है, ठीक है, वो बल्ब की कितनी एनर्जी है 100 वाट, ठीक है। सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है, एच प्लांक्स कांस्टेंट और लैम्डा गिवन है कितना है 400 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है गिवन है और हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकंड, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब ज़रा देखेंगे जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है 2 मल्टीप्लाई 10⁻20 नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड। तो इसमें डी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। अब ये मैंने फार्मूला बता दिया तो वैल्यू पुट करके आपने खुद इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द थर्ड एनर्जी लेवल। थर्ड एनर्जी लेवल उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताने हैं, ठीक है। तो अगर हमें नंबर ऑफ शेल का पता हो, शेल नंबर का पता हो, तो जस्ट जो फॉर्मूला है वो क्या है एन स्क्वायर। एन स्क्वायर गिव्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन गिवन शेल। अब एन की वैल्यू कितनी है 3 है, तो इसका स्क्वायर लें तो आंसर क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है। अब ज़रा देखिएगा कि ये 9 कैसे आता है, ठीक है। थर्ड शेल है तो इसमें एस का एक ऑर्बिटल, पी के 3 ऑर्बिटल, डी के 5 ऑर्बिटल, इन सब को जमा करें तो आंसर क्या आएगा 9 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखें, इफ आर इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। nth ऑर्बिट का क्या फॉर्मूला होगा, वो होगा आर एन स्क्वायर। रेडियस के लिए जो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ड्राइव फ्रॉम बोहर मॉडल, तो हम क्या लिखते हैं, आर इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो जो रेडियस है वो क्या होता है, वो जैसे जैसे शेल नंबर इंक्रीज होगा रेडियस जो है वो स्क्वायर में इंक्रीज होगा, ठीक है। यानी पहले शेल की निस्बत जो दूसरा शेल है वो क्या होगा, वो 4 गुना बड़ा होगा, तीसरा जो है वो 9 गुना बड़ा होगा,
इसी तरह चौथा जो है वो 16 गुना बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि हम स्केयर लेते हैं तो वो जो स्केयर लेने से क्या है, रेडियस जो है वो स्केयर में इंक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस लीनियरली विद द। अब काइनेटिक एनर्जी जो होती है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे, ठीक है। अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो फोटो काइनेटिक एनर्जी जो होगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, द स्पेक्ट्रम फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो होती है, ब्लैक बॉडी ऐसी बॉडी होती है जो तमाम रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर दी है, ठीक है। तो जो स्पेक्ट्रम होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का वो होता है कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम। अब ज़रा देखिएगा, द स्पेक्ट्रम फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम since it emits all wavelengths depending on the temperature of the black body। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है वो तमाम हर तरह की रेडिएशन एमिट करती है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास जो स्पेक्ट्रम बनता है वो कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम बनता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। जो फोटोन की एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। ऑल फोटोन्स विद पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हैज़ द सेम एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ फोटोन। अब जो एनर्जी है वो इंटेंसिटी ऑफ फोटोन पे डिपेंड नहीं करती बल्कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, हु प्रोपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स इन द और एटम। अब ये जो क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल की बात की थी ये की थी मैक्स प्लांक्स ने। मैक्स प्लांक्स ने 1909 में क्वांटम थ्योरी पेश की थी। इस थ्योरी के मुताबिक एनर्जी एमिट होगी और एब्जॉर्ब होगी इन अ डिसकंटिन्यूअस मैनर एंड इन अ क्वांटाइज्ड फॉर्म, ठीक है। यानी क्या होगा, जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी तो वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में होगी। क्वांटाइज्ड फॉर्म का मतलब क्या है कि स्पेसिफिक एनर्जी, स्पेसिफिक पैकेट ऑफ एनर्जी जो है वही एब्जॉर्ब होगा और वही क्या होगा, एमिट होगा। अब यहाँ ज़रा देखिएगा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है इसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की थी, इसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इसको एक्सप्लेन किया था। लुइस डी ब्रॉगली ने क्या किया, इसने डुअल नेचर जो है वेव पार्टिकल डुअलिटी इसको इंट्रोड्यूस करवाया। शूटिंग ऑफ नंबर्स का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। और इसी तरह जो हाइजनबर्ग है इसने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है ये कॉन्सेप्ट दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखें, द हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू साइमल्टेनियसली नाउ द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब हाइजनबर्ग कहता है कि एक ही वक्त में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन और मोमेंटम दोनों को मेजर करना इम्पॉसिबल है। अगर आप पोजीशन फाइंड करेंगे तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आएगी और अगर मोमेंटम फाइंड करेंगे तो क्या होगा, पोजीशन में अनसर्टेनिटी आएगी। और इसे कहते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। और ये जो प्रिंसिपल है, ठीक है, ये जस्ट अप्लाई होता है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे अप्लाई नहीं होता। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आउट एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू द। अब जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है कि वो कहाँ पे पाया जाएगा, तो इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द एटॉमिक और वेव फंक्शन। अब ये जो साइज स्केयर है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। जबकि साई को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ऑर्बिटल वेव फंक्शन। अब ये जो है साइज स्केयर जो कि क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है, ये डिफाइन करती है कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी का। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन 1s एंड 2s। 1s और 2s के दरमियान जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो क्या है। हमेशा ऑर्बिटल के दरमियान में इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या है, सी ऑप्शन, ठीक है। अब 1s और 2s दोनों के दरमियान क्या होगा, दोनों के दरमियान नोडल प्लेन होगा, एक ऐसा रीजन के जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कैलकुलेट द वेव लेंथ ऑफ अ फोटोन विद इन एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वेव लेंथ हमने फाइंड करनी है और एनर्जी गिवन है, एनर्जी कितनी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जाउल। अब हम एनर्जी को किस में, जाउल में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, फार्मूला हम यूज़ करेंगे E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। तो एनर्जी जो है ये भी गिवन है, एच हमें पता है, सी की वैल्यू भी पता है और लैम्डा हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। फाइंड करने के बाद हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो है 412 नैनोमीटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। अब जो क्वांटम नंबर्स हैं, ठीक है, वो रिलेट करते हैं एक दूसरे से। अब ज़रा देखिएगा, एन जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करता है, एल जो है अजीमुथल क्वांटम नंबर को, और एम जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ जो हैं वो एल पे डिपेंड करती हैं और एस जो है वो स्पिन क्वांटम नंबर होता है, वो तो या तो +1/2 होगा या फिर -1/2। अब यहाँ ज़रा देखिएगा बी ऑप्शन जो है इसमें एल जो है 2 है, तो इसका मतलब है एम की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, वो हो सकती हैं +2 से -2 तक, यानी +2 होगी, +1 0 होगी, -1 होगी और -2। लेकिन यहाँ पे 3 गिवन है तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबीडियम एटम। ठीक है, अब रुबीडियम एटम जो है इसके एटॉमिक नंबर क्या होता है 37। अब यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिएगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रिप्टॉन और फिर साथ में गएगा 4s1। ठीक है, अब क्योंकि क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36 होता है तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो एस में ही जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह आप याद रखा करें, अगर नोबल गैसेस की आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद रख लें, ठीक है, उनके एटॉमिक नंबर, तो उसके अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट आने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या उनके जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसे आप ईजिली जो लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ज़रा देखेंगे 5s1 है तो इसका मतलब एन की वैल्यू तो 5 होगी। एल जो है वो किस पर डिपेंड करता है, वो तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, सब शेल पे। एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 0, अगर एल 0 होगा तो एम भी क्या होगा 0 होगा, और एस क्या होगा, एस या तो +1/2 या फिर -1/2। तो इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो है सी ऑप्शन, N5 L0 M0 और S जो है ये क्या है +1/2। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ लाइंस इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इंक्लूड्स द हाईएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन। ठीक है, अब हाईएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन जो है वो किस में होती है, वो होती है लाइमन सीरीज में। अब ज़रा देखिएगा कि लाइमन सीरीज के लिए N1 क्या आता है फर्स्ट, इसी तरह लाइमन के बाद बाल्मर के लिए क्या होगा सेकंड, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट और पफर्ट। ठीक है, अब यहाँ किसी भी हायर शेल से इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे आए, किसी भी हायर शेल से इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट शेल में आएगा तो क्या होगा, जो एनर्जी रिलीज होगी उसके अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रम बनेगा और वो किस सीरीज में फॉल करेगा, वो लाइमन सीरीज में फॉल करेगा। ठीक है, अब क्योंकि सबसे बड़ी ट्रांजिशन किस में हो रही है, लाइमन सीरीज में ही हो रही है, तो इस वजह से जो स्पेक्ट्रा आएगा वो क्या होगा, हाईएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन शो करेगा। ठीक है, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे आ रहे हैं, पहले शेल में आ रहे हैं, तो इसमें हाईएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन वो है इंग्लिश पोर्शन से, इसमें पेयर ऑफ वर्ड्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंक्लूड है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, लिक्विड एंड हाइड्रोलिक्स, लिक्विड एंड हाइड्रोलिक्स। अब यहाँ पे हमने क्या बताना है, यहाँ पे हमने ऐसे पेयर बताने हैं जो कि बेस्ट रिजेम्बलेंस शो कर रहे हैं। ठीक है, लिक्विड हाइड्रोलिक्स मोशन विद डायनामिक्स। ठीक है, लाइट ब्लाइंड, स्पीच डम। इसी तरह नेक्स्ट है एजेंडा मीटिंग, मीटिंग का एजेंडा होता है। ठीक है, इस तरह फंक्शन एंड प्रोग्राम, प्रोग्राम एंड फंक्शन, तो ये सी ऑप्शन जो ये करेक्ट है। अब ये देखिएगा कर्टन ड्रेपरी, इसी तरह कॉकरोच। अब जिस तरह इंसेक्ट की जो है कॉकरोच जो है ये किस्म है इंसेक्ट्स की। ठीक है, इसी तरह कर्टन्स जो हैं ड्रेपरी क्या है उसकी एक किस्म है। उसके बाद पेन सेडेटिव,
पेन के लिए सेडेटिव यूज़ किया जाता है, ग्रीफ के लिए कंसोलेशन। ग्रीफ कहते हैं गम को और कंसोलेशन होता है तसल्ली, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए 46, अ डिजीज दैट काजेज डेथ, इसे फैटल डिजीज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पेन्स एंड प्लेयर ऑफ लाइफ, इसे कहते हैं स्टोइक, यानी एक ऐसा पर्सन जो कि पेन और प्लेयर डिफरेंटली डिफरेंट फील करता है एज कम्पेयर टू अदर्स। नेक्स्ट है हैविंग अ टेंडेंसी टू ब्रेक द लॉ टू डू सोशली अनएक्सेप्टेबल थिंग्स इज, यानी जो लॉ को ब्रेक करेगा उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डिलिंक्वेंट, ठीक है। डिलिंक्वेंट कहते हैं मुजरिम को। उसके बाद है 49, अ मैन हु रेयरली स्पीक्स द ट्रूथ, ठीक है, रेयरली कभी कभार ही सच बोलता है, इसे कहते हैं हिपोक्राइट और इसका मतलब है मुनाफिक। लास्ट देखिएगा अ हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, ठीक है, हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग इसे कहा जाता है मिजोलॉजिस्ट। अब इसमें पहला ऑप्शन जो है वो क्या था, बिब्लोफाइल। बिब्लोफाइल कहते हैं किताब पसंद शख्स को। उसके बाद है फिलोलॉजिस्ट। अब फिलोलॉजिस्ट क्या होता है, एक होता है मुहक्किक, ठीक है। जबकि मेजोजेनिस्ट, मेजोजेनिस्ट कहते हैं कि जो शख्स औरत से बेजार होता है, ठीक है। और हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग को वाले को कहते हैं मिजोलॉजिस्ट। तो ये 50 MCQs थे, ठीक है। इसमें देखें कि आपके कितने MCQs करेक्ट थे। अपने अपडेट मार्क्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और जो लेक्चर है उसको ज़रूर सुना करें और डिस्कशन भी ज़रूर अटेंड किया करें, क्योंकि काफ़ी पॉइंट ऐसे होते हैं जो कि डिस्कशन के ज़रिए क्लियर होते हैं।